एकदम थोड़े से में कह देना और ये दुराग्रह रखना कि आप मुझसे सहमत हो, ये थोड़ा सा मेरे लिए न्यायपूर्ण बात है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वयं अपने देखें कि जिस प्रकार से नेहरू ने आज़ादी के बाद देश को चलाने की कोशिश की और दो नाव में पैर रखने की कोशिश की, उसके जो दुष्परिणाम हुए हैं वो भुगत रहे हैं और अभी कम से कम हम 20-25 साल तक इसको भुगतेंगे। तो हमें ये देखना है कि जैसे मैंने कहा था कि ये होता अच्छा कि किसी विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनती, कांग्रेस खत्म हो जाती, फिर से पोलराइजेशन होता, कुछ लोग जो अभिजात वर्ग का भला चाहते थे वो अभिजात वर्ग में चले जाते, जो श्रमिक वर्ग का भला चाहते थे वो श्रमिक वर्ग के साथ चले जाते, जो जो मध्यवर्ती समाज था, जो ना अभिजात था और ना एकदम दूसरपाश्रित था, इनका कोई वर्ग होता वो सामने आता, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय और अमेरिका की आज़ादी के समय और यहाँ तक कि इंग्लैंड जिसका एक निरंतर विकास हुआ राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक जो विकास हुआ है वो अलग से हुआ है। यहाँ पर भी जो पार्टियां बनी हैं ये एक विचारधारा पे आधारित थी और बाद में जब समाज में मंथन चलता रहता था, नए परिस्थितियों में नए विचार आते रहते थे, तो लोग जिन विचारों से प्रभावित होते थे उनमें जो सबसे उनको नज़दीकी लगता था अपने विचारधाराओं से, उस पार्टी में शामिल हो जाया करते थे। और बहुत युवा वर्ग के लोग इसमें शामिल हो जाया करते थे और धीरे धीरे फिर वो लोगों को प्रतिनिधि बनते थे और पार्लियामेंट में पहुंचते थे। इस प्रकार से उनकी पार्टियों का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ, वैज्ञानिक ढंग से हुआ है। अब याद रखिए जो अमेरिका की जब आज़ादी हुई तो एक ही पार्टी थी, वो रिपब्लिकन्स कहलाते थे, जो राजा को नहीं चाहते थे। कई नामों से उनको उस समय जाना गया। उनकी जो आर्मी थी कॉन्टिनेंटल आर्मी कहलाती थी, एज अगेंस्ट इंपीरियल आर्मी ऑफ ब्रिटेन। कुछ फेडरलिस्ट थे जिन्होंने कहा कि सब लोग मिल करके सब राज्य स्वतंत्र रहेंगे और सब लोग फिर भी एक फेडरेशन बनाएंगे, ऐसे थे। मगर ये लोग बेसिकली पहले रिपब्लिकन थे, बाद में से डेमोक्रेट्स इसमें से इन्हीं लोगों में से ही निकले और उन्होंने बनाया। लेकिन ये वहाँ के रिपब्लिकन्स अभी ये क्लेम नहीं करते कि अमेरिका को आज़ादी रिपब्लिकन्स ने दिलाई, बिल्कुल नहीं कहते हैं, जैसे कांग्रेस करती है। हर बात में देश को आज़ाद करवाया, देश को आज़ाद करवाया। और इस समय जो कांग्रेस में जो नेता हैं, दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिन परिवारों से ये लोग आए हैं जो आज कांग्रेस में हैं, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी विचारधारा से, ना वो उनके त्याग की प्रवृत्ति उनके अंदर है, ना नेतृत्व क्षमता है। ये एक बहुत अन्याय नहीं होगा यदि मैं कहूँ किस तरीका गिरोह बन गया है निहित स्वार्थों का। और ये अभी उनकी स्थिति, और दोस्तों कभी किसी अलग से कभी चर्चा करेंगे कि लगभग 30-35 वर्ष पहले कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। ये उसको कुछ लोग एक समझौता कर लेते हैं जिनको शासन सुख भोगना है, जिन्हें अपने फायदे उठाना है, जिन्हें अपने उद्योग आगे बढ़ाना है, जिन्हें उनका कांग्रेस का क्रोनी कैपिटलिज्म अच्छा लगता है, जो अपने वामपंथी कहलाते हैं, जिनकी अस्तित्व जो है आज ट्रेड यूनियंस तक या जो थोड़े मोड़े जो उनके कार्यकर्ता उनके तक उनका अस्तित्व उनका टिका हुआ है, उस पर वो भी इसी व्यवस्था को चलने देना चाहते हैं, कांग्रेस की व्यवस्था को चलना देना चाहते हैं। वो बिना मतलब के कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो अस्तित्व जिन लोगों पर आधारित है वो इस सड़ी गली व्यवस्था के लाभार्थी हैं। दोस्तों आर्थिक रूप से अन्याय किस प्रकार हो रहा है कि जो उत्पादक वर्ग है, अब देखिए 16% कहा जाता है कृषि क्षेत्र का और 14-15% उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है, जो कि झूठे फिगर्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25% लोग जो आपको सारी चीज़ें बना करके देते हैं, आपके लिए भोजन बनाते हैं, ये उत्पादक वर्ग को समाज सिर्फ 25% दे रहा है। इनकी संख्या बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन में इनकी दोनों की खेती और उत्पादक वर्ग को मिलाएंगे तो लगभग 55-60% हो जाती है और इनको उतना कुछ भी नहीं मिल पा। इसमें उद्योगपतियों की भी आय शामिल है, याद रखें आप। इनको 25% में सब निपट जाते हैं, 75% दूसरा वर्ग खा रहा है।
हमारी जीडीपी को एक तो धोखा है, लेकिन यदि हम जीडीपी को भी सच माने, तथाकथित सेवा वर्ग, अब ये जो आपके तहसील या कलेक्ट्रेट में जो बाबू बैठा हुआ है वो सेवा वर्ग में गिना जाता है। तो इस तरीके से जो अन्याय इन लोगों के साथ हो रहा है, जो हमको सब चीज देते हैं, सेवा क्षेत्र भी जो वास्तव में जो हमें सेवा देते हैं, उस क्षेत्र को हमारे घरों के सामने जो रोडों में जो सफाई रखते हैं, नालियों की सफाई रखते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो चाहे सरकारी अस्पतालों में चाहे प्राइवेट अस्पतालों में, ये सेवा क्षेत्र इनका भी बहुत छोटा सा प्रतिशत है। एक ऐसा वर्ग जिसका उत्पादन से या हमारी सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ पैसे की दम पर, दोस्तों ये आर्थिक मुद्दा है, इसके लिए मैं एक अलग से आप लोगों को आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी हम राजनीतिक विकास में इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि कौन से क्या हुआ है, कांग्रेस अब क्या बन गई है, कांग्रेस किन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, कोई गिरोह है एक, और इतना इस कुशासन में और इसकी जो शासन करने की प्रणाली है इसमें इतना ज्यादा इन्होंने रखा है कि जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ लूटमार करने वाले व्यवस्थाओं को ऐसा बनाते हैं, ऐसा मोड़ देते हैं, और कुछ बुद्धिजीवी, कुछ हमारे मीडिया, ये सब बड़ा सहयोग करता है इनके साथ में, क्योंकि उनका भी अस्तित्व इन्हीं के ऊपर आधारित है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलती रहे, लूटमार चलती रहे, थोड़ा हिस्सा हमको भी मिलता रहेगा, इस आधार पर ये व्यवस्था टिकी हुई है। अब हमें ये देखना है, ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, अब हमें ये देखना है कि क्या हुआ आजादी के बाद। एक नेहरू थे, एक बाकी दूसरे लोग थे। गांधी जी ने ये चाहा कि हम लोग अपनी भारतीयता को न छोड़ें, पश्चिमी प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज्यादा ना हो जाए कि हम अपनी संस्कृति को भूल बैठे और इतनी हीन भावना से ग्रस्त हो जाए। दोस्तों, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि नेहरू बहुत ज्यादा हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति था, गांधी जी बिल्कुल नहीं थे। गांधी जी बिल्कुल हीन भावना से ग्रस्त नहीं थे, उनके अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं थी कि कोई पश्चिमी लोग हमारे गुरु हो सकते हैं। जो अच्छी बातें थी वो उसकी मानते थे और बड़े मित्रवत रहते थे, और ये उनका आत्मविश्वास था कि कहा किसी ने कि हाफ नेकेड सेडिशियस फकीर, एक अधनंगा विद्रोही साधु हमारे सामने बात करने के लिए आया, पूरे कपड़े भी नहीं, धोती लपेटे हुए, और बराबर से ये गोलमेज की परिकल्पना क्यों है कि कोई हम आपके पास फरियादी नहीं है, मैं इतने करोड़ों लोगों का नेतृत्व करता हूँ और आपसे बराबर के ऑन इक्वल टर्म्स में आपसे बात करूंगा। जबकि नेहरू में ये ना तो स्वाभिमान था और ना इतनी ये थी कि हम किसी से छोटे, वो अपने को उन्होंने पश्चिमी लोगों को बड़े उच्च से देखा है। यहाँ तक कि उनकी किताबों में आप देखिए, उनके जो इतिहास को देखने की जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल पश्चिमी है। कहीं पर मैं उसमें ये नहीं लगता है कि हम कुछ भी, हम तो बिल्कुल जीरो थे ऐसा। तो इस प्रकार का जो ये चला, अब देखेंगे हम ये देखेंगे कि नेहरू ने क्या किया और उसके क्या दुष्परिणाम हुए। नेहरू एक समाजवाद और इंडिविजुअल इज अबव द नेशन, ठीक है, क्योंकि उस समय जैसे मैंने कहा कि जो उस समय का मिलिटेंट जो नेशनलिज्म आया था और जिसके दुष्परिणाम विभीषिकाएं द्वितीय विश्व युद्ध में देख लें, प्रथम विश्व युद्ध भी उसी का लगभग परिणाम था, और एक रेशियल सुपीरियरिटी और संकीर्ण और अभिजात वर्ग का पोषण करने वाले ये जो लोग थे, इन लोगों ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध में ढकेल दिया और उसके बहुत दुष्परिणाम हुए, जिसके अगर आप आर्थिक आंकड़े देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। आदमी भी मारे गए हैं 5 करोड़ से ज्यादा, लेकिन उसके जो परिणाम हुए तो बहुत बुरे हुए थे। तो उस समय जो यूएनओ की जो संगठन बना और उसमें के जितने भी मानवतावादी विचारक थे, उन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति जो है वो मुख्य है, क्योंकि व्यक्ति को आपने भुला दिया तो राष्ट्रवाद की बातें करना या समाजवाद की बातें करना सब बेकार होगा। तो व्यक्ति को ऊपर रखना, इसमें नेहरू का भी विश्वास था। लेकिन दोस्तों, इसे अभी समझ लेना जरूरी है
कि जैसे शांति के प्रति प्रेम, दबे कुचले लोगों के प्रति प्रेम, यह हमारा व्यक्तिगत जीवन दर्शन हो सकता है और हम अपना जीवन इनके प्राप्ति के लिए हम अपना जीवन लगा सकते हैं। लेकिन एक देश की जो शासन है और शासक वर्ग है, वो यदि पैसिफिज्म जिसको कहा जाता है, शांतिवाद, शांति प्रेम, अगर इसको एक राष्ट्रीय दर्शन बना ले, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल प्रसंग में, और शांति की बात करे और ऐसा कुछ अपनी आंखें मूंद ले सत्यताओं से और सिर्फ इसी के पीछे चलता रहे, तो वो देश का भला कभी नहीं कर सकता है और वो देश के लिए हमेशा घातक होगा। और इसी का ये परिणाम हुआ कि हम जो हैं पूरी दुनिया में जहां हमारा स्थान होना चाहिए वहां पर हम आज तक नहीं पहुंच सके। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी विचारधाराएं थी। तो जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, वो अलग हुए, उनके पार्टियां बनी। पहले आचार्य नरेंद्र देव थे, नरदेवी कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण भी उसी विचारधारा के थे। और इनमें सबसे ज्यादा वजनदार एक व्यक्ति था राम मनोहर लोहिया, जो कि सच्चा समाजवाद लाना चाहता था। और आप लोगों को आश्चर्य होगा जान के कि वो रूस का जो समाजवाद था उसके विरोधी थे वो, और उसको वो एक राक्षस जैसा मानते थे कि ये उसमें जैसे कि उन्होंने अच्छा भारतीय दर्शन और भारतीय जो साहित्य पढ़ा था, तो एक राक्षसों की जो परिकल्पना अपने ग्रंथों में है, तो ये कहते थे ये लोग भी वही हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वजह तानाशाही ला रहे हैं। और वही जो औद्योगिक जो समाज है जिसमें मशीन महत्वपूर्ण है, मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है, इस समाज की रचना कर रहे हैं। तो इसलिए वो रूस से भी सहमत नहीं थे। और उनका जो आदर्शवाद था वो चूंकि उसको जमीन नहीं मिली, तो धीरे धीरे वो उन्होंने कि मध्यम वर्ग है जिसको कोई भी नहीं, मध्यम जो समाज का मध्यम वर्ग, आर्थिक मध्यम वर्ग नहीं, समाज का जो मध्यम वर्ग है इसमें, जिसको उन्होंने जाति से उसकी पहचान की कि इन लोगों को शासन में आना चाहिए और इनको राज्य करने का अधिकार है। और वो काफी हद तक सफल हुए। उन्होंने नेहरू को कितना करिश्मेटिक व्यक्तित्व होते हुए भी एक बराबर से एक टक्कर लेने वाली एक ग्रुप तैयार किया। अब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उसमें क्या हुआ बाद में आगे चल के। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, अब जो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि राम मनोहर लोहिया के विचार इतने ऊंचे होते हुए और वो पिछड़ी जातियों से नहीं आते थे, लेकिन उनका जो नेतृत्व करने का और उन्होंने जो एक शॉर्टकट ढूंढा और जो सारी चीज को ला करके जातिवाद पे छोड़ा, उसके जो लाभार्थी हैं उनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। तब देखिए, पहले चला शासन, अब हम थोड़ा सा गंभीर बात कर रहे हैं ये कि जब ये आगे धीरे धीरे बढ़ा, नेहरू की आर्थिक नीतियां और जो शासन करने की जो नीतियां थी वो इतनी ढीली ढाली थी और इतनी आपस में उनका कोई ये नहीं था, जो कहीं जोड़ नहीं था। पब्लिक सेक्टर उसने खड़ा किया। पब्लिक सेक्टर मतलब एक प्लान्ड इकोनॉमी हो रूस की तरह। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की सफलता दो लोगों के हाथ में है। एक तो जो वहां पे प्रबंधन है पब्लिक सेक्टर में, वो रूस जैसा तानाशाही ना है वहां, लेकिन उसके अंदर एक सख्ती होना चाहिए कि आपको काम करना है। फिर जो श्रमिक वर्ग है जिसका नेतृत्व जो उस समय के जिन लोगों ने भी किया, अधिक उसमें से कम्युनिस्ट लोग थे, तो उन्होंने इसको पब्लिक सेक्टर के प्रयोग को सफल नहीं होने दिया। जबकि इसको यदि वो सफल करते तो लोगों के सामने एक उदाहरण रहता है कि यदि समाज की सारी संपत्ति का जो स्वामित्व है यदि ये पब्लिक जनता के हाथ में रहता है और उत्पादन और सारी चीज़ों में, तो इसके अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ एक वर्ग की इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, ये करो, इनके दुनिया भर के एक एक करके कानून आए, जिसने एक काम या अपनी जिम्मेदारी ना निभाने वाले व्यक्ति को दंडित करना असंभव बना दिया। और वो व्यवस्था दोस्तों आज भी लगभग चल रही है कि जहाँ पर जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है या अनुशासन में नहीं रहता है
या जिस संस्था में वो काम कर रहा है या शासन में सरकारी नौकरियों में जहाँ वो काम कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसको दंडित करना बहुत कठिन है। और ये समस्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर के प्रबंधन नहीं, दोस्तों, जितना हमारा एक आईएएस वर्ग है, जिसको एक बहुत बड़ा वर्ग मीडिया का या जो भी लोग हैं, जिसको आईएएस जो हमारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनको एक खलनायक के रूप में जो छवि इनकी निर्माण की जाती है। जो आप लोगों में से यदि कोई आपके करीबी लोग हैं तो आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूरी तरह, और आज जो देश में भ्रष्टाचार है वो उसके लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। पर वो नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आज के जो नियम है देश के, जो वर्कर्स के बारे में जो कानून है उनका, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो यदि किसी को भ्रष्टाचार के लिए या किसी कारण से दंडित करना चाहते हैं, कामचोरी के लिए दंडित करना चाहते हैं, ट्रेड यूनियंस खड़ी हुई है उनको बचाने के लिए। वो ढीला हो जाता है कोई भी, चाहे वो कलेक्टर हो और चाहे वो उधर ऊपर तक सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, कोई भी हो, वो अपने अंडर में काम करने वाला जो कर्मचारी वर्ग है, इसके ऊपर उसकी कुछ नहीं चलती है। उनकी ईमानदारी सब रखी रह जाती है, कोई उनकी ईमानदारी का कोई उपयोग नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है बनी, और ये नेहरू की देन है। अब देखिए क्या हुआ, आज़ादी के 10 साल 15 साल तक तो ये आदर्शवादी समाज की एक जो परिकल्पना लेके नेहरू चल रहे थे, वो उसका दुष्परिणाम होने चालू हो गए थे और लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब इस समय पे निश्चित रूप से जातिवाद बढ़ेगा। अब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किस चीज़ की देन है? रिजर्वेशन के प्रति जो आकर्षण है, या रिजर्वेशन के कारण नाम पर जो लोग एकजुट हो जाते हैं, तो ये शासकीय नौकरी चाहिए उन्हें, क्योंकि एक दोस्तों, एक मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग में एक बिल्कुल पक्की धारणा है कि सरकारी नौकरी का मतलब है काम धाम नहीं करना है, मोटी मोटी तनख्वाहें, फलाना पे कमीशन, ये सब आएगा, अच्छी मोटी तनख्वाहें लो और आराम से आओ और जाओ, काम करना जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरीके की एक धारणा घर कर गई है। तो लोगों को ये लगता है कि अब अभी आपको मैं समय तो समय नहीं, लेकिन आप कुछ समय थोड़ा सा सोच करके, यदि आप थोड़ा सा भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आज एक 15 से 20 एकड़ का जो किसान है, जो दिन रात मेहनत करता है, या एक व्यक्ति 10-20 मजदूरों को, कर्मचारियों या मैकेनिक्स को लेकर के एक वर्कशॉप चलाता है, जिससे 10-12 लोगों का जिससे पेट भर रहा है, जो खुद कर रहा है और उत्पादन कर रहा है, इन दोनों की बराबरी एक पब्लिक सेक्टर के एक पियून से भी नहीं की जा सकती है। पब्लिक सेक्टर का पियून उनसे ज़्यादा पैसे कमाता है। ये क्या स्थिति बन गई है? तो इस प्रकार क्या हुआ है कि इस पूरे व्यवस्था में जो लोग इसके लाभार्थी बने, वो ज़रूरी तौर पर कंट्रीब्यूट करने वाले लोग नहीं थे। अब धीरे-धीरे व्यवस्थाएँ और बिगड़ी। जब डिलीवर होना बंद हो गया, 15-20 साल आज़ादी के चले, तो इस समय पे कांग्रेस के हाथ से पावर जो खसकने लगा, कुछ तो लोहिया जैसे लोगों के दम के कारण, और कुछ चीज़ें, लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही थी। मैंने बताया पॉपुलेशन के कारण भी था वो, और विज्ञान से हम बिल्कुल कटे हुए थे, क्योंकि हम रूस से कुछ चीज़ें ले सकते थे, हमने स्टील बनाना या जो भी दूसरे उद्योगों में उनकी मदद ली, वो हम कर सकते थे। लेकिन जिन चीज़ों से लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है, वैसी चीज़ों के लिए हमें पश्चिमी देशों से जुड़ना ज़रूरी था, क्योंकि इन चीज़ों के संबंध में जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रबंधन है, जो उनके अकाउंटिंग के सिस्टम्स हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, ये इससे हम बिल्कुल कटे हुए थे, और इसको हम एक बड़ी बेकार नहीं, बल्कि एक बड़ी रद्दी चीज़ समझते थे कि वैसा कुछ लेना नहीं है, और इस चीज़ में हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, हमारे दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत बुरी हालत थी, ये सब श्रमिक कानूनों के कारण और जो व्यवस्थाएं थी। तो दोस्तों, इस समय भी एक बहुत रद्दी डेवलपमेंट शुरू हुआ। एक तो वो, जैसा मैंने कहा कि नेहरू जी ने जिसको कह दिया वो नेता हो गया। अब जब इनका जनाधार खिसकना चालू हुआ, तो इन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढे। इन्होंने देखा कि इलेक्शन में देश की 80-85% लोगों तो कोई समझ तो है नहीं कैसे वोट करना है, और इनको ये तक नहीं मालूम है हम काहे के लिए वोट कर रहे हैं।
अब ये चीज़ खसक रही है और ये जो सत्ता हमारे हाथ से छूट सकती है, तो उन्होंने कुछ बहुत बुरे समझौते किए। इन्होंने पैसे की ताकत समझते हुए पैसे वाले वर्ग से संपर्क किया, और खास करके पैसे वाला वो वर्ग जो इजी मनी जिसके पास था। कोई छोटा उद्योग या मध्यम उद्योग पैसा देने में उसकी हैसियत ही नहीं है कि वो पैसा दे सके। तो ये ठेकेदार वर्ग है, शराब के ठेकेदार हैं, या जो भी जिनके पास पैसा सरलता से आता है, ऐसे वर्ग को उन्होंने पालना शुरू किया, क्योंकि पैसा इनसे मिलता था। इवन दोस्तों स्मगलर्स, अपराधी वर्ग, जिनका पैसा है, जिनकी सारी जो अस्तित्व अपराध के ऊपर आधारित था, उन लोगों से पैसे लेना शुरू किया और लठैतों को रखना शुरू किया। दोस्तों कालांतर में उनको भी समझ में आ गया, अपराधी वर्ग को या जो इजी मनी वाले थे और लठैतों को, सबको समझ में आ गया कि ये तो तुम हमारे कारण शासन में हो, तो तुम हम हमारे जब दम पर शासन कर रहे हो तो तुम क्यों शासन करोगे, फिर तो हम शासन करेंगे। और इसके बाद का जो कुछ भी है वो इसी आधार पे अपने राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी कि अपराधी वर्ग ने पार्टियों में जगह चाहिए, ठेकेदार वर्ग ने, शराब के ठेकेदारों ने, दुनिया जितने भी गलत लोग थे, इन लोगों ने उसमें अपना प्रतिनिधित्व चाहा अपना। इसी तरीके से लठैतों ने अपना प्रतिनिधित्व चाहा, और जब देखा गया कि लठैतों को लगा कि यार सिर्फ लाठी के बल पे भी तो हम शासन में आ सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, तो वो भी अलग होने लगे। अब ये कुछ इत्तेफाक संयोग है कि ये जो लोग थे, जो बूथ कैप्चरिंग से लेकर के और जितने भी तरीके से आतंक फैलाने में जो लोग कार्य करते थे, वो मध्यवर्ती जातियों की लोग ज़्यादा थे, उसमें उच्च जातियों के भी थे, उच्च सर्वोच्च जातियाँ जो हैं, ब्राह्मण ठाकुर ये लोग भी थे, लेकिन मध्यवर्ती जातियाँ ज़्यादा सक्रिय थी। तो ये जो लठैत थी, इनकी जो लॉयल्टी थी वो तुरंत उनके तरफ ट्रांसफर हो गई, जो लोग जाति की बात कर रहे थे और जातिवाद फैला रहे थे, और ये पूरा वर्ग इनके साथ शामिल हो गया। अब कांग्रेस धीरे धीरे केवल पैसे पे आश्रित होने लगी, क्योंकि ये जो लठैत वर्ग है ये इनके पास नहीं रह गया था। तो पैसे पैसे पैसे, तो इसको उन्होंने और भी नए नए तरीके, नए आविष्कार हुए कि ये जो लाइसेंस परमिट राज है इसको और मजबूत बनाओ, ताकि जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो हमारी दया और हमारे डिस्क्रिप्शन पर आश्रित रहें। और फिर ये चल पड़ा, और ये फिर काफी वर्षों तक ये सड़ांध सड़ती रही। दोस्तों ये देखेंगे आप कि जो चाइना में तो शुद्ध कम्युनिज्म था, वहाँ जो माओसेतुंग के बाद में जो लोग आए, जिनको उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने एक शब्द यूज करते थे उनके लिए, कैपिटलिस्ट रोडर्स, ये कैपिटलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे वर्ग दो था, उसको ये समझ में आ गया था कि यदि लोगों का जीवन स्तर सुधारना है तो ये कल्चरल रेवोल्यूशन और ये सब जो बातें हैं ये ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री ये ज़रूरी है। और उन्होंने, दोस्तों हम लोग कई चीज़ों में चीन से आगे थे 50-60 के दशक तक, यहाँ तक कि 70 के दशक की शुरुआत तक कई चीज़ों के उत्पादन में हम चीन से आगे थे, क्योंकि औद्योगिकीकरण में रूस के अलावा जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों ने सीमित तो कुछ हम लोगों को मदद की थी, और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पब्लिक सेक्टर में हुआ हो, लेकिन हुआ था। फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर भी कस के मेहनत कर रहा था और उन्होंने अपना तरीके से योगदान किया। चीन को समझ बहुत जल्दी आ गई है हमारे यहाँ पर कांग्रेस के शासन के कारण। ना तो हमें समझ आई, ना उसको उनको समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि अब ये जो है कहीं तरीके से कुछ ऐसा गणित भिड़े कि जो हमारे विरोधी हैं वो अलग अलग खेमों में बटे रहे। इस कारण से कभी भी विपक्ष, और जब भी विपक्ष फिर इकट्ठा हुआ है तो कांग्रेस पावर से बाहर हो गई। लेकिन फिर उनके जो, क्योंकि एक जो कहलाता है, जो शतरंज का खेल, उसके खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं अभी भी, जो ये जानते हैं कि कैसे विपक्ष को तोड़ करके रखा जा सकता है, कैसे इनको आपस में नहीं आने देना है, कैसे जाति के आधार पे, कैसे धर्म के आधार पे लोगों को बांट करके, क्षेत्र के आधार पे लोगों को बांट करके रखना है, कैसे आदिवासी और नॉन आदिवासी जो देश है उनको कैसे तोड़ के रखना है, इसमें माहिर है वो लोग, और इसलिए वो वैसे काम किए हैं।
अब हम देखें कि ये तो नेहरू और एंटी नेहरू और समाजवाद की बात थी, लेकिन आप ध्यान से देखें कि गांधीवाद जो था कि अपने देश के अपनी विरासत पर गर्व करें, अच्छे से रहें, और ये जो सो कॉल्ड जो सोशलिज्म है, ये कभी बहुत बड़ा संकट देश के लिए ना बन जाए और यहाँ पर जो तानाशाही स्थापित हो जाए। उनका ये मानना था गांधी जी का कि चाहे वो अंग्रेजों की तानाशाही हो चाहे भारतीयों की तानाशाही हो, एक ही है। लोगों को एक मनुष्य शरीर है और जो मानव समाज है, इसको कुछ अच्छे आदर्शों पर चलना है। तो ऐसी विचारधारा में एक पार्टी का जन्म हुआ जिसको जनसंघ कहते थे। अब ये जनसंघ का दुर्भाग्य था कि जैसा मैंने कहा कि नेहरू के सामने किसी की चलती नहीं थी और नेहरू बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी। तो इनको एक इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कई दफे इन्होंने उल्टे सीधे मुद्दों को इन्होंने सपोर्ट किया। और दोस्तों, मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अपनी व्यवस्था के समय पे, जिस समय इंदिरा गांधी तेजी से अपने कंसोलिडेट कर रही थी और अपनी उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही थी, उस समय हमारा जो पीढ़ी थी वो इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी समर्थक थी। क्योंकि हम लोग ये देखते थे कि देखो, ये राजाओं का प्रिवी पर्स बंद कर रही है, बैंक का नेशनलाइजेशन कर रही है, बैंक के जो रिसोर्सेज हैं आज जो सिर्फ पूंजीपति के काम आते हैं वो दूसरे वर्गों के काम भी आएंगे, और एक अच्छा प्रशासन की व्यवस्था, प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी बनेगी, लोगों को ठीक से तनख्वाहें मिलेंगी। क्योंकि नेशनलाइजेशन तक तो उस समय तो ठीक थी स्थिति, लेकिन उसके 5-7 साल पहले पब्लिक सेक्टर के कुछ जो थे, खास करके बैंक, इनमें कर्मचारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लगभग समझ लीजिए 100 रुपये महीना या 150, 125 महीना, 1500 रुपये सालाना पे बैंक के कर्मचारी काम करते थे, और उनके जो सबसे अच्छे पोजीशंस पे जो लोग थे वो भी 5,000 6,000 रुपये सालाना में नौकरियां किया करते थे, जितना कि एक साधारण सा एक दुकानदार भी कमाता था। तो ये उसकी स्थिति थोड़ी सी सुधरना वो अच्छी बात थी, लेकिन उस एक्सट्रीम तक नहीं चले जाना था जो आज स्थिति पैदा हो गई है। और इससे देखो दोस्तों, समाज में जो चीज़ों का जो बंटवारा होगा वो उन्हीं का होगा जो हमारे पास है। और यदि एक संगठित कर्मचारी वर्ग है या संगठित कोई उद्योग का वर्ग है या कोई लोग हैं, अगर वो इसमें से ज़्यादा हिस्सा लेंगे तो हमारा तकलीफ में कौन होगा? जो संगठित नहीं है। सबसे बड़ा वर्ग है किसानों का, सबसे बड़ा वर्ग है छोटी वर्कशॉप्स चलाने वालों का, या छोटे उद्योगों का, जिनकी कहीं कोई आवाज़ नहीं है और जिनके लिए कोई करने को कुछ तैयार नहीं है। सिर्फ जिस समय वोट लेना है या कुछ करना है तो एक उल्टे सीधे कुछ भी बांट दिया, इस तरीके से उनको उन्होंने लिया अपने साथ में। तो ये जो सत्ता में आने के जो तरीके थे, ये अब निकृष्टता की ओर जाने लगे थे। इसलिए तो जो मैं कह रहा था कि इंदिरा गांधी के समय पर उनको बड़ा सपोर्ट मिला, और ये जनसंघ पार्टी कभी भी जनता में अच्छी घुसपैठ नहीं बना सकी। और अच्छी घुसपैठ न बनाने का कारण ये भी रहा है, यद्यपि इनका जन्म उस विचारधारा से नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद को नेहरू ने कोई भी महत्व नहीं दिया, सिर्फ अपने ऊंचे आदर्शों की बात की, और फिर हमारी सन 62 में पिटाई हुई हम चीन से के हाथों, बहुत बुरी तरह हमारा जो पराजय तो होना वो एक साधारण बात होती, लेकिन बहुत बुरी तरह हमारी पराजय हुई, क्योंकि वो राष्ट्रवाद या ऐसी कोई चीज़ों को उन्होंने कोई महत्व ही नहीं दिया था। वो इंटरनेशनल फिगर बनना चाहते थे। इसमें यह हुआ कि देश कमज़ोर हो गया था, बाहरी भी और अंदर भी कमज़ोर हो गया था, और निश्चित रूप से किसी दूसरे लोगों को आगे आना था। किंतु जो जनसंघ जिसमें काफ़ी लोग थे जो इसको अच्छी एक व्यवस्था दे सकते थे, क्योंकि उसमें भी आदर्शवादी लोग थे, और वो वैसे गांधी से बाहरी रूप से सहमत नहीं थे, लेकिन जहाँ दर्शन की बात है कि भाई हम पश्चिमी विचारधारा या इनके हम पिछलग्गू हम नहीं बन के रहना चाहेंगे, हमारा एक स्वतंत्र, तो ये एक राष्ट्रवाद था। और कुछ जो ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को का बुरा रूप को सही समझा, कि जो नस्लवाद है या ये जो जो जिसके कारण राष्ट्रवाद की उस समय एक गंदी चीज समझा गया।
और व्यक्ति की सर्वोपरि हो, ये जो जैसे यूनो के जो आदर्श थे, या पश्चिमी देशों में भी उन आदर्शों के महत्व बढ़ रहा था। तो जो ऐसे लोग थे, उनके विपरीत सोचने वाले लोग, नहीं देश सर्वोच्च और ये निशान ठीक है, वो अच्छी बात है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना। ये किसी भी नेपोलियन जैसे व्यक्ति ने 200 साल 250 साल पहले कहा है कि लव ऑफ नेशन इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ ए सिविलाइज्ड मैन। नेशन का प्यार तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और 19वीं शताब्दी का जो आंदोलन चले हैं उसमें राष्ट्रवाद तो एक सच्चाई बन था, लेकिन उसमें जो मिलिटेंसी जो होती थी और एक खास नस्ल को ही ऊपर मानना या उन्हीं को मानना कि इन्हें शासन करने का अधिकार है, और जो लोग मेजॉरिटी के अतिरिक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो रीजन दूसरे लोगों से इमिग्रेंट्स की माइनॉरिटी हो या धार्मिक माइनॉरिटीज़ हैं, इनको उन्होंने इंसान ही नहीं समझा। जैसे ज्यूस थे, उनकी बड़ी दुर्दशा की उन्होंने। तो ये जो एक राष्ट्रवाद के साथ कुछ जो रद्दी चीज़ें जुड़ी हुई थी, उन रद्दी चीज़ों के जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रतीत होता था कि वो कांग्रेस के विरोधी हैं, और कांग्रेस के विरोधी हैं किसके समर्थक हैं, तो ये बोला जनसंघ उन लोगों की पार्टी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जनसंघ के पास बहुत अच्छे विचारक, बहुत अच्छी एक दर्शन था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। अब परिस्थितियां जब बिगड़ते बिगड़ते ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस बिल्कुल ही टूट चुकी थी और दूसरे जो विरोधी लोग थे वो अपनी सत्ता स्थापित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम इसके आगे परिस्थिति और देखेंगे।